सभी साथियों का संकल्प के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे हम हर वीडियो में आपको कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें और उनको कहें लाइक करें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल, पटवार, L1, L2, रीट लेवल 2 साइंस, इसके अलावा SI, रेलवे, एसएससी, जनरल साइंस सभी में है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज है। कृपया उन्हें कहें कि एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने कल तक पढ़ा, कल हमने देखा कि गोल्जी काय के बारे में पढ़ा, लास्ट गोल्जी काय हमने पढ़ा। अब हम उसके बाद आगे करेंगे। जो एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग है उसमें आगे हम पढ़ेंगे। आपके सामने दो स्ट्रक्चर दिख रही है, एक हम बात करेंगे लाइसोसोम की है, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया की है। हम डायग्राम बनाएंगे, पहले आपके सामने बना हुआ डायग्राम आप उसको देख सकते हो। लाइसोसोम यहां ये बता रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में ये महत्वपूर्ण होगा, हम आगे देखेंगे, फिर हम बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में। अब देखिए, हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने गोल्जी काय के बारे में पढ़ा और आपने भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। यहां हम बात करते हैं, देखिए बात करते हैं सबसे पहले लाइसोसोम की। लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और आते रहते हैं क्वेश्चंस। लाइसोसोम सभी कोशिकाओं में, सभी जंतु कोशिकाओं में होते हैं। पादप कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। स्पेशली हम बात करते हैं उच्च श्रेणी के पादपों में इनका अभाव होता है। तो देखिए, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है। तो लाइसोसोम का काम पादप कोशिकाओं में कौन करता है? रिक्तिका, वोक्यूल्स कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म काय होते हैं, वो भी लाइसोसोम की भांति काम करते हैं पादप कोशिकाओं में। तो पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी खोज किसने की? देखिए, आप यहां याद रख सकते हो, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में एब्सेंट है, तो जंतु कोशिकाओं में इनको खोजा गया और इनको खोजना थोड़ा मुश्किल था। तो खोज किसने की? डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने की। डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने लाइसोसोम की खोज की, पादपों में नहीं मिला तो जंतु कोशिकाओं में उन्होंने डुबकी लगाकर खोजा। इसलिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे ने की। अगली बात हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग होता है। लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुरूपी कोशिकांग, ध्यान दीजिए, बहुरूपी कोशिकांग इंग्लिश में कहेंगे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल्स बोलेंगे, बहुरूपी कोशिकांग। ध्यान दीजिए, बहु का अर्थ क्या होता है? ज्यादा, रूपी का मतलब होता है रूप, यानी लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। कहीं आप समझो, बहु घर वाली बहु नहीं है, यहां बहु का मतलब ज्यादा होता है, बहुरूपी कोशिकांग है। लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग है, मतलब कोशिका के अंदर हमें लाइसोसोम के एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम के कोशिका के अंदर हमें एक से अधिक रूप देखने को मिलते हैं। अगली बात हम बात करेंगे, देखिए कैसे बहुरूपी कोशिकांग है। लाइसोसोम के प्रकार की बात करते हैं तो लाइसोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकार देखिए, निम्न प्रकार के लाइसोसोम हैं। निम्न प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। निम्न प्रकार के है लाइसोसोम, निम्न प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से लाइसोसोम होते हैं। सबसे पहले
प्राथमिक लाइसोसोम। कौन से लाइसोसोम भाई? प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम हम बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कौन से लाइसोसोम होंगे? द्वितीयक लाइसोसोम होंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम होंगे, द्वितीयक लाइसोसोम होंगे, द्वितीयक लाइसोसोम होंगे। थर्ड हम बात करते हैं कौन से होते हैं? अवशिष्ट काय, या हम इनको ट्रसरी लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम बोल देते हैं। अवशिष्ट काय इंग्लिश में हम रेजिड्यूल बॉडी बोलेंगे। और फोर्थ हम बात करते हैं कौन से आते हैं? सवबक्षी काय। सवबक्षी काय हम बोल सकते हैं ऑटोफेगी लाइसोसोम। ध्यान दीजिए, ऑटोफेगी लाइसोसोम, सवबक्षी काय हम बात करेंगे। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, सबको भी लाइसोसोम के प्रकार की हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, आप सभी को दिख रहा है सही तरीके से। तो यहां हम बात करते हैं लाइसोसोम निम्न प्रकार के: प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय, सवबक्षी काय। क्योंकि हमने बात की कि पादप कोशिकाओं में एब्सेंट है, खोज डी ड्यूवे ने की जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम एक बहुरूपी कोशिकांग है। निम्न प्रकार के प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय, सवबक्षी काय, 4 प्रकार के लाइसोसोम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी ये कोशिका है, कोई कोशिका है हमारे पास, जैसे आपको दिख रहा है ये सेल्स है, कोशिका है। इस कोशिका में हम बात करते हैं, यहां क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। जैसे मैं ये केंद्रक बना रहा हूं, ये जैसे केंद्रक है, और केंद्रक के पास इस साइड ऊपर की ओर बना रहा हूं, वैसे केंद्रक कोशिका के सेंटर में होता है, लेकिन हमें सीखने की दृष्टि से हम बात करते हैं। तो ये यहां कोई अंतःप्रद्रव्य जालिका है। कौन सी जालिका है भाई? अंतःप्रद्रव्य जालिका है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अंतःप्रद्रव्य जालिका से लाइसोसोम बनते हैं। जो प्रथम बार लाइसोसोम बनते हैं उनको हम कौन से लाइसोसोम कहेंगे? प्राथमिक लाइसोसोम कहेंगे। जो प्रथम बार लाइसोसोम बनते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। जो प्रथम बार लाइसोसोम बने उनको हम किसके नाम से जानते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहां गोल्जी काय होता है, जैसे इस प्रकार हमने बात की गोल्जी काय की संरचना होती है। गोल्जी काय से भी लाइसोसोम बनते हैं। जो लाइसोसोम बने उनको हमने क्या कहा? प्राथमिक लाइसोसोम कहा। जो आपको दिख रहा है ये कौन से लाइसोसोम है? प्राथमिक लाइसोसोम है। ये भी प्राथमिक लाइसोसोम है। प्राथमिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, मैंने पीएल लिखा है। पीएल का मतलब होता है प्राथमिक लाइसोसोम। अब क्या होता है? इस प्राथमिक लाइसोसोम में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, इस प्राथमिक लाइसोसोम में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ अगर एंट्री करता है, ये जैसे अपशिष्ट पदार्थ है, लाइसोसोम हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा इस पदार्थ को क्या करता है? ग्रहण करता है। फेगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा लाइसोसोम इस पदार्थ को ग्रहण करता है। प्राथमिक लाइसोसोम में कौन सा पदार्थ आ गया? हम बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थ आ गया। ये प्राथमिक लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थ आ गया है। तो अब हम इसको किसके नाम से जानेंगे? अब हम इसको बोलेंगे द्वितीयक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम के नाम से जानेंगे। द्वितीयक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम में तीव्र पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? गला सकते हैं। लाइसोसोम में तीव्र पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? गला सकते हैं या उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं क्या होता है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही यहां पर क्या होता है, पदार्थों का पाचन होता है, लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जो पचते नहीं हैं, लाइसोसोम में एज इट इज पड़े रहते हैं। कुछ पदार्थ पच नहीं पाते हैं, लाइसोसोम में एज इट इज पड़े रहते हैं। मान लो इसका इतना हिस्सा है, इसका पाचन नहीं हुआ, तो ऐसे लाइसोसोम जिसके अंदर हम बात करते हैं अपचित पदार्थ उपस्थित हो, उसको हम किसके नाम से जानेंगे? अवशिष्ट काय के नाम से जानते हैं, रेजिड्यूल बॉडी के नाम से
जानते हैं, अवशिष्ट काय या रेजिड्यूल बॉडी हम बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने बात की प्राथमिक लाइसोसोम जो गोल्जी काय या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न हुए और उनके अंदर तीव्र पाचनकारी एंजाइम हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। और प्राथमिक लाइसोसोम में जब अवशिष्ट पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और लाइसोसोम में पाए जाने वाले तीव्र पाचनकारी एंजाइम पदार्थों का पाचन करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों का पाचन नहीं होता है, वो पदार्थ लाइसोसोम में एज इट इज बने रहते हैं, जैसे है वैसे बने रहते हैं। तो ऐसे लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट काय कहेंगे, रेजिड्यूल बॉडी कहेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, लाइसोसोम में कोशिका के खुद के कोशिकांग आ जाते हैं। जैसे आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है, ये कोशिका के भीतर लाइसोसोम के भीतर आ जाता है। तो लाइसोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या कर देता है, पाचन कर देता है। लाइसोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या कर देगा, पाचन, क्योंकि इसमें तीव्र पाचनकारी जल अपघटनीकारी प्रवृत्ति के एंजाइम होते हैं। जैसे इसके अंदर ये लाइसोसोम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब इसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्वबक्षी काय के नाम से जानते हैं, क्योंकि लाइसोसोम कोशिका के खुद के पदार्थों को नष्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्वबक्षी काय के नाम से जानते हैं, ऑटोफेगी के नाम से जानते हैं। तो किसी भी कोशिका में लाइसोसोम के एक से अधिक रूप होते हैं, इसलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, बहुरूपी कोशिकांग के नाम से जानते हैं। शायद लाइसोसोम यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। देखिए अगली बात हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए ध्यान से, हम यहां नेक्स्ट बात करेंगे। अब आपसे क्या पूछा जाता है, लाइसोसोम में तीव्र पाचनकारी, लाइसोसोम में तीव्र पाचनकारी जल अपघटनी प्रवृत्ति या प्रकृति हाइड्रोलाइटिक नेचर, ध्यान दीजिए, नेचर के एंजाइम पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, कैसे एंजाइम पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिए, तीव्र पाचनकारी। पाचन का अर्थ ही होता है किसी भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना। तो लाइसोसोम में तीव्र पाचनकारी जल अपघटनी प्रवृत्ति के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर के पाए जाते हैं, अर्थात वो किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं, जल उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमने बात की जल अपघटनी प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है। और ये जो लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। ये एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं, अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं, पीएच पर कार्य करते हैं। ठीक है, कौन सी पीएच पर, अम्लीय पीएच पर कार्य करते हैं। पीएच लगभग 5.0 के आसपास होती है, आपको पता है 7 से कम पीएच होती है तो अम्लीय होती है, 7 से अधिक होती है तो कौन सी पीएच होती है, क्षारीय पीएच होती है। किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगली हम नेक्स्ट बात करेंगे, लाइसोसोम के कार्य क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम के कार्य क्या है। लाइसोसोम के कार्य की हम बात करेंगे। लाइसोसोम के कार्य हम देखेंगे।
कार्य, कार्य की बात करते हैं, क्या कार्य होते हैं लाइसोसोम। ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहली बात, हम पहला कार्य पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। लाइसोसोम होता है किसी भी जो कोशिका के लिए अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। तो हम लिख लेंगे अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं हो, अनावश्यक हो, उनको हम क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है या अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का कार्य करता है। ये पिछली बार जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, निपटारे का कार्य करता है, कार्य करता है, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। अपशिष्ट का मतलब ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ बोलेंगे। सेकंड हम बात करते हैं लाइसोसोम क्या कार्य करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कोशिकांग खराब हो जाता है तो लाइसोसोम उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो खराब कोशिकांगों को नष्ट करता है, खराब कोशिकांगों को नष्ट करता है, कोशिकांगों को नष्ट करता है। ठीक है भाई, क्या करता है, नष्ट करता है। थर्ड हम बात करते हैं, लाइसोसोम है उनको हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो लाइसोसोम कैसी थैली है भी, आत्मघाती थैली है, सुसाइडल बैग्स है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, बैग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैग्स, हम बात करते हैं। देखिए यहां आपको पता चल रहा है, हम पीछे हमने बात की, ध्यान से देखिए, पीछे आपको दिख रहा है, हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया आ गया लाइसोसोम के अंदर। अगर लाइसोसोम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आया है, ध्यान दीजिए इस डायग्राम में स्पष्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया आया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, लाइसोसोम ने नष्ट कर दिया। इसी प्रकार क्या होता है, अगर ये प्राथमिक लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर फट जाता है, कोशिका के अंदर फट गया तो सारे इसके अंदर एंजाइम है वो क्या हो गए, फ्री हो गए। और जब ये एंजाइम फ्री होते हैं तो पूरी सेल्स को नष्ट कर देते हैं, पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लाइसोसोम अपना पूरा हुआ। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले और उनको कहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उनको नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हो जाएगी। क्लियर मेरी बात। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं, एक आपके पास नोट लगा के लिख लेंगे, नोट, ध्यान दीजिए एक चीज लिखी होती है GERL, वैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको लग रहा है कि गर्ल, और गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की होती है, लेकिन वो गर्ल नहीं है, यहाँ GERL है। इसका क्या होता है, GERL तंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि GERL तंत्र किससे मिलकर बना होता है, ये झिल्ली तंत्र होता है। GERL तंत्र, आप नाम से पता चल रहा है, जी का मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय होता है,
और यहां हम बात करते हैं ई आर का मतलब क्या होता है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है। क्या होती है भाई, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है। एल का मतलब हम बात करते हैं क्या होता है, लाइसोसोम होता है। एल का मतलब भी क्या होता है, लाइसोसोम। तो जी ई आर एल तंत्र, तो जी का मतलब गोल्जिकाए, ई आर का मतलब अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एल का मतलब क्या होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है भाई, इससे पता चलता है कि लाइसोसोम होता है वो किससे बनता है, गोल्जिकाए और अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से बनता है। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है, गोल्जिकाए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उससे लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। क्लियर मेरी बात। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया भी, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश का वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में हम क्या कहेंगे, सूतर कणिका कहेंगे। क्या कहेंगे, सूतर कणिका कहेंगे, हिंदी में सूतर कणिका कहते हैं। आप बिल्कुल वो जो आपके पास बोर्ड है, स्क्रीन है, उस पर ध्यान रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, चाहे माइटो देख लो, माइटो और कॉन्ड्रिया से, सूत्र और कणिका से। माइटो का मतलब होता है धागा, सूत्र का मतलब भी धागा, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, और कणिका का अर्थ भी क्या होता है, ग्रेन्यूल्स कण होता है। तो धागे नुमा कण है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहली बात यह आती है कि इसकी खोज किसने की, यहां बहुत सी किताबों में हमें डाउट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको देखा किसने, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। किसने देखा, कोलिकर नामक वैज्ञानिक था, उसने देखा। ठीक है भाई, कीटों की हम बात करते हैं जो अरेखित पेश हैं, शायद उसके अंदर देखा, ये कंफर्म कर लेना। तो सर्वप्रथम देखा किसने, कोलिकर ने देखा। किसने देखा, कोलिकर ने। कोलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। फिर हम बात करते हैं, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया, फ्लेमिंग ने इसको फाइला नाम दिया। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया भी, फाइला नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने यहां पर हम बात करते हैं फाइला नाम दिया। फिर जो वैज्ञानिक आया अल्टमान, कौन सा वैज्ञानिक आया, अल्टमान नामक वैज्ञानिक आया। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दे दिया बायोप्लास्ट। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया भाई, बायोप्लास्ट नाम दिया। और उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक है, सी बेंडा ने क्या नाम दिया, हम बात करते हैं सी बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम हम बात करते हैं किसने दिया, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। सी बेंडा ने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। क्लियर मेरी बात, सी बेंडा ने क्या नाम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होगी। देखा सर्वप्रथम कोलिकर ने, फ्लेमिंग ने फाइला, अल्टमान ने फाइलिया, कुछ किताबें लिखती है, अल्टमान ने बायोप्लास्ट, सी बेंडा ने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब यहां आगे हम बात करते हैं, आपसे इतने हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। अगर आपसे पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ऑप्शन में अगर अल्टमान है तो आप अल्टमान करोगे, क्योंकि जो छोटी किताबें हैं उनके अंदर हम बात करते हैं, जो 8 तक की क्लास की किताबें हैं उनके अंदर दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की। तो आप ज्यादा किसको प्रेफर करोगे, अल्टमान को। बाकी आप अपने विवेक से कर सकते हो। क्वेश्चन फ्लेमिंग को भी श्रेय दिया जाता है, फ्लेमिंग और अल्टमान को ज्यादा श्रेय दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का, जबकि सी बेंडा ने इसको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दागेनुमा संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया दागेनुमा संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है भाई,
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी दो झिल्लियों से घिरा होता है। एक बाहरी झिल्ली होती है और एक कौन सी झिल्ली होती है? भीतरी झिल्ली होती है। ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी संरचना की हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दो झिल्लियों से घिरा होता है। एक बाहरी झिल्ली होती है, दूसरी कौन सी झिल्ली होती है? भीतरी झिल्ली होती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। एक बाहरी झिल्ली और दूसरी हम बात करते हैं कौन सी झिल्ली होती है? भीतरी झिल्ली होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। आपको जो बाहरी झिल्ली दिख रही है ये सबसे बाहरी है, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? बाहरी झिल्ली के नाम से जानते हैं। बाहरी झिल्ली के नाम से जानते हैं। एक भीतरी झिल्ली होती है। भीतरी झिल्ली पर आपको अंगुली नुमा उभार दिखाई देता है। भीतरी झिल्ली पर अंगुली नुमा उभार दिखाई देता है। जो इसकी भीतरी झिल्ली है उस पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, और इन अंगुली नुमा उभार को हम किसके नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। जो भीतरी झिल्ली है उस पर दिख रहा है अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, और इन अंगुली नुमा उभार को हम किसके नाम से जानेंगे? क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं जो आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है। ये जो पूरा आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ भाग है, हम उसको किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ पूरा भाग होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसको आदात्री कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? आदात्री कहेंगे। यानी जो भीतरी झिल्ली है उससे घिरा हुआ जो भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? आदात्री या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और क्या होता है? जो इसकी क्रिस्टी होती है उस पर टेनिस के बल्ले के समान, टेनिस के बल्ले के समान, या आप कह सकते हो ओल पिन के समान, टेनिस के बल्ले के समान, या हम कहेंगे ओल पिन के समान जो आलपिन होती है, आपने देखी होगी, टेनिस का बल्ला देखा होगा, हैंडल होता है, आगे राउंड होता है, सिर होता है, तो उसी प्रकार हम बात करते हैं क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। इनको हम किसके नाम से जानते हैं? F1 F0 कण के नाम से जानते हैं, या ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? ऑक्सीसोम, या हम इसको किसके नाम से जानते हैं? F1 F0 कण के नाम से जानते हैं। F0 F1 कण के नाम से जानते हैं। पिन हेडेड पार्टिकल ओल पिन के जैसे, और ओल पिन का सिर होता है वैसे कण है, इसलिए बोला जाता है पिन हेडेड पार्टिकल, या टेनिस के बल्ले के समान कण पाए जाते हैं, जिनको ऑक्सीसोम या F0 F1 कण कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो आदात्री होती है, इसके अंदर और क्या होता है? एक वर्ताकार डीएनए होता है। ये वर्ताकार डीएनए होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? दो वर्ताकार डीएनए होता है। इस डीएनए को हम किसके नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जानते हैं। यह डीएनए केंद्रक के डीएनए के अतिरिक्त डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, कैसा डीएनए? भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वर्ताकार डीएनए होता है। आपको दिख रहा है कैसा डीएनए है? वर्ताकार डीएनए है। मैं लिख देता हूं, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। वर्ताकार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो केंद्रक के डीएनए के अतिरिक्त डीएनए है। इसके अलावा हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आदात्री में हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो 70S। वैसे एक्चुअल में हम बात करते हैं 55S प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको 70S बोल सकते हो। यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके जैसे ही राइबोसोम यहां होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, शायद एक बार पुनः देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बाहरी झिल्ली है, भीतरी झिल्ली है। भीतरी झिल्ली पर हम बात करते हैं अंगुलीनुमा उभार है, उन अंगुलीनुमा उभार को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, और क्रिस्टी पर टेनिस के बल्ले के समान कण पाए जाते हैं। और ये टेनिस के बल्ले के समान जो कण होते हैं इनको हम किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीसोम
या F0 F1 कण के नाम से जानते हैं। F0 F1 कण के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने बात की कि आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स या आधात्री के नाम से जानते हैं। आधात्री में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और इसके अलावा इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? उस माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आगे। हम अगर बात करते हैं देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें संकल्प के यूट्यूब चैनल को, ताकि उनको साइंस के साथ साथ और भी विषय हैं उनकी भी वीडियो प्राप्त हो जाए। और उनको कहें कि उनका जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जब भी संकल्प के यूट्यूब चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि वो भी जो फ्री क्लासेस है उनका फायदा उठा सके। अब अगली बात हम नेक्स्ट देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा सीधा भी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। हम पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एटीपी संचित रहती है। कैसे, हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उस पहले सबसे पहले देखिए संख्या कितनी है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की। संख्या अगर हम बात करते हैं, एक से लेकर एक से कई हजार तक इनकी संख्या हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा संख्या किसमें होती है? पक्षियों की उड़ियन पेशियों में। पक्षियों की उड़ियन पेशियां हैं, उड़ियन पेशियों में सर्वाधिक संख्या होती है इनकी, सर्वाधिक संख्या। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है? पक्षियों की उड़ियन पेशियों में। एक कोशिका के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है उन सभी को सामूहिक रूप से हम किसके नाम से जानते हैं? कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। कॉन्ड्रियोम के नाम से जानते हैं। क्लियर मेरी बात? अगली बात ध्यान से देखिए। अब यहां हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य भी। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है? सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य। देखिए ध्यान से, श्वसन होता है वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हम बात करते हैं, जो भोज्य पदार्थ है उनका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो कोशिका का ऊर्जा कक्ष, कोशिका का ऊर्जा कक्ष कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का हम क्या कहेंगे भाई? पावर हाउस कहेंगे। कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। देखिए, पावर हाउस क्यों कहते हैं? कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, रूप में संचित रहती है। इसलिए कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है भी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे ऊर्जा संचित रहती है, किस प्रकार रहती है? ध्यान से देखिए, आप जो भोज्य पदार्थों को किस रूप में लेते हो? C6H12O6 के रूप में लेते हो। ये जो C6H12O6 है, पहले किस में टूटेगी? पायरुविक अम्ल में टूटेगी। किस में टूटेगी भी? पायरुविक अम्ल में टूटेगा। ग्लूकोज होगा वो किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में टूटेगा। और पायरुविक अम्ल होता है लास्ट में किस में टूटेगा? हम बात करते हैं CO2 प्लस एटीपी। एटीपी यहां पर कितनी होती है? लगभग हम बात करते हैं 36 या 38 एटीपी होते हैं। क्लियर है मेरी बात?
तो श्वसन हमने बात की, श्वसन क्या होता है, भोज्य पदार्थों सांस लेना प्लस भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। तो C6H12O6 जब पायरुविक अम्ल में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं भाई, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसके दौरान लगभग कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं, यहां हम बात करते हैं 6 एटीपी उत्पन्न होते हैं। फिर हम बात करते हैं पायरुविक अम्ल किस में टूटता है, CO2 प्लस हम बात करते हैं किस में टूटेगा, यहां पर 36 एटीपी, और साथ में क्या उत्पन्न होगा, जल के अणु भी उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे भाई, जल के अणु भी उत्पन्न होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। जब ये टूटते हैं तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, क्रेब्स चक्कर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रेब्स चक्कर के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये तो कहां होता है, कोशिका द्रव्य में। कहां होता है भाई, कोशिका द्रव्य में होता है। और क्रेब्स चक्कर होता है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल आदात्री होती है, उसके अंदर इससे संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्रेब्स चक्कर के एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आदात्री होती है उसमें पाए जाते हैं जो क्रेब्स चक्कर के एंजाइम है वो। अब हम बात करते हैं तो क्रेब्स चक्कर के बाद क्या उत्पन्न होता है, CO2 प्लस हम बात करते हैं जल, और प्लस क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए ऊर्जा किसके अंदर रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए कोशिका का ऊर्जा कक्ष पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, और हम बात करते हैं ऊर्जा कक्ष कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्रेब्स चक्कर होता है वो भी किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है उसके अंदर ETS के एंजाइम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर ETS के एंजाइम होते हैं। तो क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना पूरा हुआ, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स चक्कर और ग्लाइकोलाइसिस को हम विस्तृत पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे श्वसन को, तब इनको डिटेल से देखेंगे। क्लियर हो गई, कोई डाउट शायद किसी को नहीं है। इसकी बात क्रेब्स चक्कर और ग्लाइकोलाइसिस को हम जब श्वसन पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करते हैं लवक यानी प्लास्टिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लवक या प्लास्टिड की बात करते हैं। लवक या प्लास्टिड की बात करेंगे। यहां लवक या प्लास्टिड की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए लवक या प्लास्टिड। तो लवक की खोज अगर हम बात करते हैं तो खोज किसने की, हम बात करते हैं हेकल नामक वैज्ञानिक था, उसने सर्वप्रथम जो लवक है उनको खोजा। तो खोज हम बात करते हैं किसने की, खोज हेकल नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सर्वप्रथम लवक को खोजा। हेकल नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने लवक को खोजा। क्लियर है मेरी बात। अब यहां हम बात करते हैं जो ये लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, पादपों में उपस्थित होते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पादपों में उपस्थित। किसमें उपस्थित होते हैं भी, पादपों में उपस्थित होते हैं। जबकि जंतु कोशिकाएं हैं उनके अंदर इनका क्या होता है, अभाव होता है। लवकों का जंतु कोशिकाओं में अभाव है, पादपों में लवक पाए जाते हैं। ये जो लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं भाई, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक या प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अवर्णी लवक। कौन से लवक है भाई, अवर्णी लवक है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, अवर्णी लवक है, उनको प्लूरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी नाम आप याद रखिए, प्लूरोप्लास्ट। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा कि साइंस सिर्फ शब्दों पर निर्भर करती है। बहुत सारे शब्द आपको क्लियर है तो बहुत इजी हो जाती है साइंस। अवर्णी लवक। दूसरे हम बात करते हैं कौन से लवक होते हैं, वर्णी लवक होते हैं। और तीसरे हम बात करते हैं कौन से लवक होते हैं, या हरित लवक होते हैं। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से लवक होते हैं, अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट इनको बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट
और इनको हम किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक की बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है ऐसे लवक जिनमें कोई भी वर्ण नहीं है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, यानी कलरलेस या रंगहीन जो वर्णक है उनको हम किसके नाम से जानेंगे? अवर्णी लवक के नाम से जानेंगे। देखिए ऐसे लवक जो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनको हम किसके नाम से जानते हैं? अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ऐसे लवक जिनमें कोई भी कलर नहीं है उनको हम अवर्णी लवक बोलेंगे। मैंने आपको कहा, देखिए प्लूरोप्लास्ट मैंने लिखा है, प्लूरो का अर्थ क्या होता है? कलरलेस होते हैं। तो मैंने पहली बात लिखी रंगहीन होते हैं। अब आपका आंसर सर रंगहीन है, इनका काम क्या है पादपों में? तो ये किसको संग्रह करते हैं? भोज्य पदार्थों को संग्रह करते हैं। किसका संग्रह करते हैं भाई? भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। किसके संग्रह करेंगे? भोज्य पदार्थों का संग्रह करेंगे। ये लवक किसका काम करते हैं भाई? भोज्य पदार्थों के संग्रह का काम करते हैं। लवक किसका काम करते हैं? भोज्य पदार्थों के संग्रह का काम करते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। आप सभी को पता है कि भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला भोज्य पदार्थ हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, हम बात करेंगे कौन सा होता है? वसा होते हैं, लिपिड्स होते हैं। वसा या लिपिड्स है, वसा हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, या हम बात करेंगे स्टार्च हो सकता है। और थर्ड हम बात करते हैं कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो कौन सा होता है? प्रोटीन। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ है जिनको हम एज ए फूड लेते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 3 ही प्रकार के भोज्य पदार्थ है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बाकी हमें किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। ऐसे लवक जो वसा का संग्रह करते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं भाई? इलियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे लवक जो वसा या तेल का संग्रह करते हैं, ऐसे अवर्णी लवक जो वसा या तेल का संग्रह करते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? इलियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे भाई? इलियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ऐसे जो लवक स्टार्च का संग्रह करते हैं तो उनको हम किसके नाम से जानते हैं? एमाइलोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, यहां हम बात करते हैं एमाइलो, एमाइलम या एमाइलो शब्द किसके लिए यूज होता है? स्टार्च के लिए यूज होता है। स्टार्च यानी हम इसको मंड भी कहते हैं। एमाइलम शब्द जहां भी देखने को मिले उसका अर्थ यही होता है कि स्टार्च। आप सोच लेना कि स्टार्च से संबंधित कोई बात हो रही है। तो ऐसे लवक जो स्टार्च का संग्रह करते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? एमाइलोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और जो लवक प्रोटीन का संग्रह करते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और भी नाम से जाना जाता है, इटियोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। जो प्रोटीन का संग्रह करते हैं उनको प्रोटीनोप्लास्ट या हम क्या कहेंगे? इटियोप्लास्ट कहेंगे। तो वसा का संग्रह करने वाले इलियो, देखिए इलियो ऑयल, ऑयल, इलियो ऑयल यानी वसा का संग्रह करने वाले कौन से प्लास्ट है? इलियो। आपको नाम से पता चलेगा कि ऑयल आ रहा है। स्टार्च मैंने बताया कि एमाइलेज होता है तो वहां स्टार्च होता है, तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट तो पता ही चल रहा है किसका संग्रह करेंगे? प्रोटीन का संग्रह करेंगे। ये कहां पाए जाते हैं? जैसे हम बात करते हैं ज्यादातर ये जड़, तना, पत्ती उनमें पाए जाते हैं। आलू आप खाते हो, आलू में मंड लवक होते हैं। ठीक है भाई, आलू में कौन से होते हैं? मंड लवक यानी एमाइलोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जड़, तना, पत्ती में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। वर्णी लवक की हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। आपको नाम से पता चल रहा है रंगीन। ठीक है, रंगीन होते हैं, ये कलर युक्त होते हैं। ठीक है भाई, वर्णी लवक नाम से पता चल रहा है क्रोमोप्लास्ट, तो रंगीन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जो पुष्प होते हैं उनका जो कलर है किस लवक के कारण होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वर्णी लवक है उनके कारण हम बात करते हैं पौधों का क्या होता है? रंग होता है, कलर होता है।
क्लियर मेरी बात, किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा टमाटर व मिर्च का लाल रंग, टमाटर व हम बात करते हैं मिर्च का लाल रंग है वो किसके कारण है, लाइकोपिन के कारण है। यह क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया, टमाटर व मिर्च का लाल रंग है वो किसके कारण है भाई, लाइकोपिन के कारण है। टमाटर व मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपने सुना होगा गाजर का जो हल्का बैंगनी कलर्स होता है, या हम बात करते हैं जो गाजर का आपको जो बैंगनी या हम बात करते हैं ऐसा कलर दिखाई देता है, गाजर का रंग होता है वो किसके कारण होता है, अल्फा कैरोटीन के कारण होता है। आप सीधा याद रख सकते हो कैरोटीन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो पुष्पों का आपको पीला वगैरह कलर दिखाई देता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। यहां और याद रखने वाली बात है, हल्दी का जो कलर होता है, हल्दी का जो कलर है वो किसके कारण होता है, कुर्कुमीन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुर्कुमीन के कारण होता है, कुर्कुमीन होता है। इसके कारण हल्दी का कलर होता है वो हल्का पीला कलर होता है कुर्कुमीन के कारण। जो आप पशुओं का दूध देखते हो उसको अभी कलर्स होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर जो नाखून का कलर है वो भी किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। आपके लिए इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, बाकी संभावना है नहीं। अगला अपना महत्वपूर्ण है हरित लवक, किसकी बात करेंगे हम, हरित लवक की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। क्लियर यहां तक, मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा, हरित लवक की बात करते हैं। हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है, पादपों में पाए जाते हैं। पादपों का हरा रंग, जो पादपों का हरा रंग है वो किसके कारण है, हरित लवक के कारण है। पादपों का हरा रंग है वो किसके कारण है, हरित लवक के कारण है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बायो को पढ़ने का मौका मिले, और उनको कहे कि संकल्प के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कल हम यहां से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट से, कल हम कंटिन्यू इस क्लास को रखेंगे। थैंक यू।